दोस्तों नमस्कार। वीर जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हमने हमारा पहला टॉपिक पढ़ा था, इससे पहले कौन सा पढ़ा था? संविधान में जो विदेशी स्रोत उनका अध्ययन कर लिया, उसके बाद में हमने देशी रियासतें पढ़ ली। और आज यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाम लिखा है रीट लेवल टू SST के लिए स्पेशली उसी के लिए होता है। कौन सी प्रस्तावना? क्योंकि प्रस्तावना में उनका वहां पर क्या सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना सम्मिलित है, उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये प्रस्तावना होती क्या है और इसे क्यों जोड़ा गया था, क्या इसी जरूरत पड़ी होगी, क्या इसको सबसे पहले कब कौन से दिन में जोड़ा गया, वो उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों पहली बात ये देखो कि प्रस्तावना को ही हम कहते हैं उद्देश्य का प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य का प्रस्ताव। कि प्रस्तावना का ही दूसरा नाम क्या होता है? उद्देश्य का प्रस्ताव होता है। क्या होता है? उद्देश्य का प्रस्ताव। अब यहाँ पर देखो, ये जो प्रस्तावना शब्द है, प्रस्तावना शब्द, इसमें यहाँ पर जो हम ये देखेंगे, इस शब्द को सबसे पहले किस अधिनियम में सम्मिलित किया गया होगा? तो जी हाँ, यहाँ पर जो अधिनियम आता हुआ था 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? 1919 का अधिनियम। की प्रस्तावना को सबसे पहले 1919 के अधिनियम में क्या कर लिया गया था? सम्मिलित कर लिया जाता है। और जो 1919 के अधिनियम का नाम क्या होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम होता है। और उसी अधिनियम में सबसे पहले प्रस्तावना सम्मिलित की जाती है दोस्तों। और किसी अधिनियम में प्रस्तावना का यहाँ पर अध्ययन नहीं मिला था। ये सबसे पहले 1919 के अधिनियम में इसे सम्मिलित किया गया और 1935 के अधिनियम में इसका अभाव देखने को मिल गया, मतलब इसे बाहर कर दिया जाता है। सबसे पहले जब 1919 के अधिनियम में इसे सम्मिलित कर लिया जाता है, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं कि जब भारत का संविधान जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत यहाँ पर लिखा जाता है, जो कि संविधान सभा का निर्माण करती है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं कि जो सबसे पहले जब हमारे संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो उसी दिन से जब संविधान सभा ने सबसे पहले जो विचार किया था, वो विचार भी किस पे करती है? प्रस्तावना पे। क्वेश्चन पूछा जाता कि संविधान सभा ने सबसे पहले किस पे विचार किया था, तो विचार किस पे करेगी? सबसे पहले किस पे किया था? प्रस्तावना पर। अब यहाँ पर देखो, प्रस्तावना जब संविधान सभा की जो स्थापना हो जाती है नवंबर 1946 में संविधान सभा की, तो उसके बाद में उसकी जो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो वहां पर क्या करते हैं, उस समय की प्रस्तावना वहां पर उसको यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, और न 11 दिसंबर को किया गया था, बल्कि उसके बाद में जो तारीख आती है वो आती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को क्या करते हैं कि प्रस्तावना को यहाँ पर जो संविधान सभा के समूह क्या कर दिया जाता है? प्रस्तुत कर दिया जाता है। और उस समय जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा के समूह की प्रस्तावना की प्रस्तुत हुई थी, तो इसका यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जो ये प्रारूप है, ये तैयार करने वाला व्यक्ति कौन होगा? इसका प्रारूप। और जी हाँ, यह प्रारूप तैयार किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार करते हैं। कि प्रस्तावना का जो प्रारूप तैयार किया है, वह तैयार करने वाला कौन होता है? जवाहरलाल नेहरू ही होते हैं। और इनके द्वारा क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपकी संविधान सभा के समूह की 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत कर दी जाती है। जब यहाँ पर प्रस्तुत कर दी गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने क्या किया? इस पे विचार किया। और विचार करने के बाद इस पे जो अंतिम जो इस पे फाइनल डिसीजन होता है कि हम इसे पारित करते हैं। कि जी हाँ, यहाँ पर ये जो आपकी जो प्रस्तावना जो पारित कर दी गई थी, वो तारीख होती है 22 जनवरी 1947। कि 22 जनवरी 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम रूप से आपकी प्रस्तावना को क्या दे दी? मान्यता प्रदान कर देते हैं कि जी हाँ, ये भारत की प्रस्तावना तैयार हो चुकी है, और इसके आधार पर अब क्या होगा? हमारे देश का संविधान लिखा जाएगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न, ये प्रस्तावना है चीज क्या? ये प्रस्तावना होती क्या है? प्रस्तावना वह होती कि जिसमें संविधान का मूल सारांश क्या हो? संविधान का मूल सारांश क्या हो? संविधान का मूल सारांश नहीं तो जैसे आप ये नहीं पढ़ते हैं कि जी हाँ, जो जिस प्रकार आप कभी जो निबंध लिखते हैं, तो उसमें आप प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना तो प्रस्तावना में क्या लिखते हैं कि सबसे पहले उसका सारांश लिख देते हैं कि हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। तो जी हाँ, पूरे जब भारत का संविधान हम लोग पढ़ते हैं, तो पूरी की पूरी बातें जो शॉर्टकट में लिखी हुई है, वो किस में लिखी होती है? प्रस्तावना में ही लिखी होती है। किस में लिखी होती है? प्रस्तावना में ही लिखी हुई है। अब हम जो यहाँ पर जो आगे की जो बात देखेंगे, वो ये देखेंगे जो जब भारत का संविधान जो लागू कब होता है, तो आपकी तारीख होती है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हो गया। अब यहाँ पर गणतंत्र से अभिप्राय क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि जो वहाँ का जो शासक होता है, या जो वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो वंशानुगत न होकर बल्कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता हो, उसे कहते हैं गणतंत्र कहा जाता है।
कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया तो यहाँ पर देखने को ये मिला कि यहाँ जो आपकी जो प्रस्तावना होती है वो संविधान का क्या है, संविधान का अंग है। यहाँ पर ये ध्यान रखना सब कि जो प्रस्तावना जब यहाँ पर जब संविधान लागू हुआ उस समय प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या थी, अंग होती है। क्या होती है? अंग। उसे घोषित कर दिया जाता है क्योंकि संविधान में सम्मिलित होती है। तो संविधान में सम्मिलित होगी तो उसको अंग किसका होगा? संविधान का होगा। अब यहाँ पर ये अंग भी हो गया। तो अंग होने के बाद तो आप सभी को पता है देश में तो सभी प्रकार के लोग रहते हैं और क्या करते हैं कि इस प्रस्तावना पर क्या उठा लेते हैं? वाद उठा लेते हैं कि जी प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है ही नहीं, प्रस्तावना तो संविधान का अंग है ही नहीं, इसे संविधान में क्यों सम्मिलित कर रखा है। तो अब यहाँ पर जो हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? इसकी करेंगे कि जो आपकी प्रस्तावना है उस पे वाद कब कब प्रारंभ हुए थे, वाद कि कब कब यहाँ पर वाद प्रारंभ हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले जो हम ये डालेंगे वो कौन सा डालेंगे? नाम होगा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल पहला वाद कौन सा है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद। और ये वाद होता कब का है? ये वाद होता है 1957 का। कब का होता है? 1957 का। दोस्तों खूब प्रश्न पूछा जाता है कि यूनियन ऑफ इंडिया प्रस्तावना में सबसे पहले वाद कब प्रारंभ हो जाता है? तो सन पूछे तो कौन सी हो जाएगी? 1957। अगर वाद पूछे तो कौन सा हो जाएगा? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद हो जाता है। अब यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका लग जाती है और इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कि ये जो आपकी जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना इसको न्यायालय में कहां पर? न्यायालय में परिवर्तित क्या नहीं हो सकती? परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कि प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का जो फेरबदल जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं करवाया जा सकता, बल्कि इसका जो कार्य होगा वो किस पे है? यहाँ पर संसद को प्रस्तुति या उसे सौंप रखा होता है। तो यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया कि इसको न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो यह वाद उस समय खत्म हो जाता है। इसके बाद में जो वाद और इम्पोर्टेंट आता है और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है यहाँ से, और नाम होता का बेरुबाड़ी वाद। कौन सा होता है? बेरुबाड़ी वाद। क्या नाम है? बेरुबाड़ी वाद। और होता कब का है? 1960 का। कब का है? 1960 का। कि बेरुबाड़ी जो वाद होता है, बेरुबाड़ी वाद, वो है कब का? 1960 का होता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगती है और याचिका लगने के बाद यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की जो बेंच बैठती है और वह क्या कहती है? सबसे पहले कि इससे पहले तो आप लोग ये पढ़ते थे कि जो प्रस्तावना किसका अंग है? संविधान का अंग है। लेकिन बेरुबाड़ी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना तो संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है। कि जी हाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जी हाँ किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, तो कौन सा वाद हो जाएगा? बेरुबाड़ी वाद 1960। ये सबसे पहले, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं देती है कि जी हाँ प्रस्तावना क्या संविधान अंग है या नहीं होती है। जी हाँ इसमें उसने स्पष्ट कर कह दिया कि जी हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, इसे क्यों मान रहे हो। अब यहाँ पे ये जब ये विवाद भी खत्म हो जाता है और तीसरा वाद आता है गोलकवाद। गोलकवाद कौन सा होता है? गोलकवाद होता है। और ये जो वाद प्रारंभ कब होता है? 1967 का। कब का है गोलकवाद? 1967 का होता है। और जो 1967 में जब ये गोलकवाद जो प्रारंभ होता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जी हाँ जो प्रस्तावना है उसको यहाँ पर जो इसका जो फैसला होगा वो कौन करेगी? संसद ही करेगी। कौन करेगी? संसद ही करेगी कि ये संविधान का अंग है या नहीं है। उस पे जो डिसीजन देगी वो कौन देगी? आपकी यहाँ पर संसद के द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो चौथा वाद आता है, चौथा वाद, अब उस पे भी क्या हो जाता है? यहाँ पर प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और अब यहाँ पर प्रस्तावना का अंतिम यहाँ पर क्या होने वाला है? डिसीजन होने वाला है। और वाद कौन सा होता है? वाद होता है केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन को पूछा जाता है कि केशवानंद भारतीवाद किससे संबंधित होता है, इसे पूछ लिया जाता है। या केशवानंद भारतीवाद है कब का? तो ये सन ध्यान रखना कब का हो जाएगा? 1973 का हो जाएगा। कब का हो जाएगा? 1973 का हो जाएगा।
कि प्रस्तावना पे जो केशवानंद भारतीवाद प्रारंभ होता है वो 1973 में आता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पर जजों की बेंच बैठती है, अब वह प्रस्तावना का अंतिम डिसीजन करने वाली होती है। और उसने इस वाद के तहत ये कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग है और रहेगी। और इसमें जो प्रस्तावना में जो संशोधन करने का अधिकार है, जो संशोधन करने का अधिकार है वो केवल किसके पास है? संसद के पास होता है। किसके पास है? संसद के पास। क्योंकि संविधान में संशोधन कौन करेगी? संसद करेगी। तो यहाँ पर संविधान का कौन सा होता है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार किसके पास हो गया? यहाँ पर संसद के पास हो जाता है। तो दोस्तों ये होते हैं आपकी वाद होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी मेन जो सन होती है कि कौन सी सन में यहाँ पर कौन सा वाद प्रारंभ होता है। अगला यहाँ पर जो प्रस्तावना से संबंधित जो कथन मिलते हैं हमें, कथन कि कौन से व्यक्ति ने क्या कथन कहा था, तो उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर शब्द हो गया कथन की, जो कथन कहा कौन सा व्यक्ति कौन सा कथन कहता है। यहाँ पर एक नंबर बात डालेंगे, हमें डालेंगे के एम मुंशी की। किसकी डालेंगे? के एम मुंशी की। ये के एम मुंशी कहते क्या है प्रस्तावना के बारे में, और प्रस्तावना के बारे में यह व्यक्ति क्या कहते हैं। और उन्होंने कहा ये तो संविधान की क्या जो आपकी ये क्या है? मन की कुंजी है, संविधान की कुंजी है, मन की कुंजी या संविधान की कुंजी। ये जो शब्द कहा वो किसने कहा है? आपके यहाँ पर के एम मुंशी ने कहा है। क्या कहा है कि जी हाँ, जो प्रस्तावना है वो क्या है? मन की कुंजी या संविधान की क्या है? कुंजी से नाम प्रदान कर रखे। दूसरा यहाँ पर जो कथन कहेंगे वो कहेंगे व्यक्ति का नाम होगा पंडित ठाकुरदास, पंडित ठाकुरदास एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम आने, पंडित ठाकुरदास एम हिदायतुल्ला। और ये दोनों व्यक्ति क्या कहते हैं? इसका यहाँ पर अलग ही मत मिलता है इनका। और ये कहते हैं जी हाँ, ये तो क्या है? ये तो संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा। कि संविधान की आत्मा जो जिसमें जो निहित है वो किसमें है? प्रस्तावना में ही निहित होती है। क्या होती है? निहित होती है। तो यहाँ पर ये दो कथन यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मन की कुंजी या संविधान की कुंजी किसने कहा था? के मुंशी। और यहाँ पर आत्मा किसने कहकर पुकारा है? यहाँ पर पंडित ठाकुरदास या एम हिदायतुल्ला के द्वारा प्रदान किया जाता है, संज्ञा प्रदान की जाती है। और यहाँ पर एक और ध्यान रखना आप लोग कि अगर ये पूछ ले कि जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो वहां पर आपका आंसर कौन सा होगा? अनुच्छेद 32 होगा। कौन सा? 32 होगा, जिसमें मूल अधिकारों से संबंधित होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वहां पर निहित होता है। अब यहाँ पर हम जो अगली बात करेंगे वो किसकी करेंगे कि प्रस्तावना में क्या अभी तक कोई संशोधन हुआ है? क्या संशोधन की बात करते हैं। किसकी करते हैं? संशोधन की बात करते हैं कि प्रस्तावना में अभी तक जो संशोधन हुआ है वो कितनी बार हुआ होगा, और प्रथम बार जो संशोधन होता है वो कब होता है, उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो जो प्रस्तावना में जो संशोधन की बात आती है, तो आप लोगों को इस बात का पता है कि इसमें जो संशोधन करेगी वो करेगी कौन है? करेगी आपकी संसद। संसद करेगी। कौन से वाद के तहत करेगी? जो 1973 में कौन सा वाद आया था? केशवानंद भारतीवाद आता है, उसके तहत उसको क्या मिल चुका है? अधिकार मिल जाता है। और उसके तहत क्या करेगी? अब यहाँ पर उसमें संशोधन करने जा रही है। तो यहाँ पर जो संशोधन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो जो भारतीय संविधान में अभी तक तो सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन होता है, और उसका नाम होता है 42वां संविधान संशोधन। है कब का? 1976 का होता है। कब का है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। और जब ये जो संशोधन होता है, ये संशोधन, तो उससे संबंधित क्या करते हैं कि इसमें प्रस्तावना से संबंधित भी यहाँ पर आपको अध्ययन देखने को मिल जाएगा। और अध्ययन किस प्रकार देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रस्तावना में कुल कितने शब्द सम्मिलित किए गए हैं? केवल 3 शब्दों को क्या करते हैं? इसमें सम्मिलित किया जाता है। और शब्द कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? पहला शब्द तो कौन सा होगा? जिसका नाम होगा समाजवादी। कौन सा होगा? समाजवादी। दूसरा शब्द होगा यहाँ पर पंथ निरपेक्ष। कौन सा होगा? पंथ निरपेक्ष। और जो आपका 3 नंबर जो आपका जो यहाँ पर मिलता है कि पहला तो कौन सा होगा? समाजवादी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष। और अंतिम जो यहाँ पर जो आएगा वो कौन सा आएगा? जिसका नाम होगा अखंडता। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया जाता है। और इस संशोधन के तहत इसमें जो कुल शब्द सम्मिलित किए जाते हैं, कितने शब्द होते हैं? 3 शब्द होते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को यहाँ पर सम्मिलित कर लिया जाता है। कि जी हाँ, ध्यान रखना प्रस्तावना में अभी तक केवल क्या हुआ है? एक ही बार संशोधन हुआ है।
कि प्रस्तावना में केवल कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार संशोधन होता है। कितनी बार होता है? एक ही बार संशोधन होता है। और जो ये संशोधन हुआ कब होता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया जाता है और इसके तहत ये शब्द मिलते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता होगा? यहाँ पर ये होता है कि जो समाज में जो जितने भी यहाँ पर जो भेदभाव के यहाँ पर जो नियम लागू हैं, तो उन भेदभाव को क्या करें? खत्म किया जाए। या ऐसे मान लो कि यहाँ ये जो चला हुआ आपका क्या चला हुआ है? आर्थिक शोषण चला हुआ। क्या चला हुआ है? आर्थिक शोषण। कि समाजवादी का अर्थ ये होता है कि आर्थिक शोषण को समाप्त करना, कि जो भी अर्थ से संबंधित जितना भी यहाँ पर भेदभाव मिलता है, वो यहाँ पर ऊंच नीच मिलती है, उसको क्या करे? वहां पर उसका समापन कर दिया जाए। दूसरा होता है पंथ निरपेक्ष, कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, कि यहाँ पर जो आपका जो राज्य राजस्थान है, महाराष्ट्र है, एमपी, जो जितने भी जो राज्य बने हुए उनका कोई धर्म नहीं, यहाँ पर धर्म नहीं होता है कि हम यह फलाना धर्म अपनाएंगे, ये कोई भी यहाँ पर नियम नहीं है। और अंतिम शब्द होता है अखंडता शब्द होता है। कौन सा है? अखंडता शब्द। और अखंडता का आप खुद ही जानते हैं, देखो खंडता अखंडता, कि भारत के खंडों में टुकड़े नहीं किए जा सकते, कि भारत को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, कि जो जम्मू कश्मीर जो पीछे यहाँ पर मांग रहा था कि हमें क्या कर दिया जाए? स्वतंत्र कर दिया जाए, अलग से वो कर दिया जाए, अलग देश बना दिया जाए। तो यहाँ पर ये मांग उठती थी, लेकिन इनके भी क्या की प्रस्तावना में यहाँ पर स्पष्ट घोषणा कर दी गई है कि भारत के टुकड़े या भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। दोस्तों हमने यहाँ पर हमने जो यहाँ पर जो वाद ही पढ़ लिए, संविधान संशोधन जो हुआ था प्रस्तावना में, वो भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो संविधान में जो प्रस्तावना निहित है, वो कौन सी प्रस्तावना है? वर्तमान में कौन सी प्रस्तावना वहां पर हमें देखने को मिलती है? तो आपकी ये प्रस्तावना होती है कि ये आपको प्रस्तावना संविधान में यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ से देखो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है कि इनमें से 3 शब्द ऐसे दे देंगे, 3 शब्द बोर्ड एग्जाम में, कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन की लगभग एग्जामों में जो बड़ी एग्जाम में होती है, जो सेकंड ग्रेड रिट की है, आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की होती है, आरएस की, आईएएस की होती है, उन एग्जामों में यहाँ से तो 100% क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 100%। और वो यहाँ से इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा कि जी हाँ, निम्न में से कौन सा शब्द आपकी जो प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, कौन सा शब्द इस प्रस्तावना में सम्मिलित होता है। तो इसलिए आपको ये पूरी प्रस्तावना याद जरूर करनी ही होगी। और याद भी आपको कहाँ तक करनी होती है? कि याद भी आपको सिर्फ यहाँ तक करनी पड़ेगी कि जो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यहाँ तक याद कर लो। यहाँ तक याद हो गया तो मतलब यहाँ की आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। अब यहाँ से ध्यान लगाओ, हम यहाँ पर शब्द देखते हैं, हम भारत के लोग। पहला शब्द कौन सा है? हम भारत के लोग। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो शब्द उठाया हमने, ये कौन से देश के संविधान से उठाया है? और ये उठाते हैं हम किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान में। और अमेरिका के संविधान के बाद यहाँ पर जो आपकी जो यूएनओ पढ़ते हैं, आप संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ते हैं, जिसका संविधान बना होता है, उसमें भी यही शब्द आता है, हम यूएनओ के सदस्य, हम यूएन या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य शब्द वहां पर भी आता है। तो यहाँ पर हम भारत के लोग, कि संपूर्ण भारत के हम क्या है? नागरिक हो रहे हैं, नागरिक हैं। तो ये शब्द हमने कहां से उठाया है? अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हम भारत के लोग शब्द कहां से उठाया गया है? अमेरिका के संविधान से। दूसरा है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पर ये शब्द सभी को पता है, इसका अर्थ क्या होगा? अब यहाँ पर ये शब्द आ रहा है प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? आप लोग ये पढ़ते हैं, भारत यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है। होता है ना? किसी दूसरे देश के दिन थोड़ी है, नहीं होता है। तो वहां पर उसके बाद में जो भी कानून नियम बनाएगा, कि यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि यहाँ अपने स्वयं के स्तर पर क्या बनाएगा? कानून नियम बनाएगा, कि किसी दूसरे देश की सहायता वह लेने वाला है, वह है नहीं, क्योंकि वह क्या हो चुका है? स्वतंत्र हो चुका है। और यहाँ पर इसी का मतलब हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न, कि जी हाँ, दूसरे देश के कोई दिन हम यहाँ पर अभी नहीं रहे, और जो भी यहाँ पर जो कानून नियम बनाएंगे, हम अपने स्तर पर बनाएंगे। समाजवादी। दोस्तों ये शब्द याद रखना, ये शब्द कब जोड़ा गया है? ये शब्द जोड़ा जाता है 1976 में। उससे पहले आपको ये शब्द आपको नहीं देखने को मिलता था। और समाजवादी का मतलब क्या होता है? आर्थिक शोषण को समाप्त करना होता है। फिर यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, ये शब्द पंथ निरपेक्ष। ये शब्द भी किस में जोड़ा जाता है? आपका 1976 में ही जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है? 1976 में। और राज्य का कोई धर्म होता है क्या? नहीं होता। कि यहाँ जो राज्य भी क्या है अपना, यहाँ पर कि जहाँ कोई भी जो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, कोई भी अपना धर्म यहाँ पर नहीं अपना रहे हैं। पंथ निरपेक्ष मतलब हो जाए कोई किसी भी धर्म को नहीं अपनाना।
यहाँ पर अगला शब्द कौन सा होता है? लोकतंत्रात्मक। देखो लोक अर्थ क्या होगा? जनता, तंत्र मतलब शासन। भारत में शासन किसका है? यहाँ पर ये हो जाएगा किसका शासन है? जनता का शासन है। किसका शासन है? जनता का शासन है। लोकतंत्रात्मक अर्थ क्या हो जाएगा? जनता का शासन है। फिर यहाँ पर शब्द आ रहा है गणराज्य। गणराज्य भारत क्या है? एक राज्य। भारत में जो यहाँ पर जो सर्वोच्च छोटे पद कौन बनी हुई है? केंद्र बनी हुई है। उसके नीचे कौन बने हुए हैं? या ऐसे मानो उसके पुत्र है, वो कौन है? राज्य उसके पुत्र होते हैं कि गणराज्य। कि जी हाँ, भारत में क्या होंगे? जी हाँ, जो राज्य भी बने हुए हैं। बनाने के लिए, संपूर्ण भारत को गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक अर्थ समझ गए कि अनुच्छेद जो 15 होता है, 15 और 16, उसमें कौन शब्द हमें देखने को मिलता है? सामाजिक शब्द देखने को मिल जाता है कि सामाजिक, कि जो समाज में जो यहाँ पर जो समाज को हम क्या करेंगे? समाज का भी विकास करेंगे। आर्थिक विकास की संपूर्ण देश का क्या होगा? धन की दृष्टि से भी उसका विकास किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो शब्द है यहाँ पर जो संविधान में जो किसी अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है आपकी बार, वो सम्मिलित किस रूप में हुआ है? तो उससे पहले सामाजिक आधार पर क्या मिला हुआ था? आरक्षण मिला हुआ था। लेकिन वर्ष 2000 जो आपकी 19 आती है, उसमें ये कह दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, जब संशोधन कराया जाता है संसद में, तो उसमें ये घोषणा होती है कि जी हाँ, जो सवर्ण जाति होती है उसको आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या होगा? 10% आरक्षण मिलता है। तो यहाँ पर ये सब ध्यान रखना, ये कौन से अनुच्छेद में होता है? 15 और 16 में क्या कर लिया गया है? सम्मिलित कर लिया गया है। उससे पहले हमें आर्थिक शब्द यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। इसके बाद में राजनीतिक न्याय, कि जी हाँ, जो भी चुनाव लड़ेगा कोई जो राजनेता हो, उसके भी साथ क्या होगा? न्याय ही किया जाएगा। फिर यह क्या है? विचार, कि जी हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। और अगला शब्द है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कि इसके क्षेत्र में सभी को क्या मिली हुई है? स्वतंत्रता मिली हुई। क्या मिली हुई है? स्वतंत्रताएं प्रदान कर रखी है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कि सभी को समानता का अधिकार है या नहीं है? सभी को मिला हुआ है। अनुच्छेद 16 आप क्या देखते हैं? लोक नियोजन के समक्ष अवसर की समता, कि जी हाँ, जो भी भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा होती है और उसके लिए जिस अभ्यर्थी ने यहाँ पर योग्यता प्राप्त कर रखी है, तो वह क्या उसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में मतलब क्या? सभी देश के सभी नागरिकों, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, कि राष्ट्र की हमेशा क्या बनी रहेगी? एकता, की संपूर्ण राष्ट्र क्या होगा? एक होगा। और यहाँ पर ये शब्द भी कब जोड़ा जाता है? 1976 में। दोस्तों यहाँ से 3 शब्द आपको यहाँ पर मिल गए। समाजवादी 1976, पंथ निरपेक्ष 1976 और यहाँ पर अखंडता 1976। यहाँ पर 3 शब्द हो गए, क्लियर हो गए। अखंडता मतलब क्या होगा? देश के टुकड़े नहीं किए जा सकते। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये जो बंधुता का क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा भाईचारे की भावना। क्या अर्थ होगा? भाईचारे की भावना। और ये शब्द जो हमने ग्रहण किया, ये किसके संविधान से ग्रहण किया है? फ्रांस के संविधान से ग्रहण करते हैं। किसके संविधान से? फ्रांस के संविधान से ये शब्द हमने ग्रहण कर लिया। बंधुता की भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, कि हम अपनी यहाँ पर जो क्या करते हैं कि अपनी इच्छा यहाँ पर हम जो शपथ ग्रहण करते हैं, होकर अपनी ही संविधान सभा में कि जो हमारे जो समय जो संविधान सभा थी, जो अंतिम जो 284 सदस्य होते हैं, कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 कि जब हमारा संविधान पूर्ण हो गया था, तो उस दिन की तारीख कौन सी होती है? 26 नवंबर 1949 आती है। कोष्टक में लिख रखा मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी थोड़ी। अब यहाँ पर देखो मिति मार्ग, ये उस समय ये महीना चला होता आपका कौन सा? शीर शुक्ल सप्तमी होती है। और जो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर एक शब्द देखने को मिलता है संवत कौन सी होती है? 2006 विक्रमी होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये कौन सी संवत होती होगी? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो संवत चलाई जाती है, कोई विक्रमादित्य नामक शासक होता है, विक्रमादित्य नामक शासक है, उनके द्वारा चलाई जाती है। और ये चलाते कब हैं? ये चलाते हैं 57 ईसा पूर्व में चलाते हैं। कब चलाते हैं? 57 ईसा पूर्व में चलाते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि 2006 यहाँ पर क्यों लिखा? 2006 क्यों लिखा? तो आप सभी को पता है कि 1 ईस्वी से पहले कितने वर्ष की पहले की बात होती है? 57 साल पहले की बात है। 57 साल पहले की बात है।
और ये जो 1949 आ रही है, कब की बात हो रही है? 1 ईस्वी के बाद, कि 1949 सन बीत चुकी है, 1949 सन बीत चुकी है। यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो पहले वाली भी इसके मध्य यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है, तो इसको टोटल को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि ये 57 किस में जोड़ दिया जाए, इसमें। तो अगर इसमें 57 जोड़ेंगे तो आप क्या आ जाएगा आपका आंसर 2006 आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, अगला यही पूछेगा क्वेश्चन कि जी हाँ 1949 को यहाँ पर होता है। ध्यान रखना यहाँ पर अगर ये संवत आ चुकी है, संवत है, तो जी हाँ आपको यहाँ पर 2006 विक्रमी जरूर मिलेगी। और विक्रमी जो संवत चला था वो कौन चल रहा है, विक्रमादित्य नामक कोई व्यक्ति होता है, उसके द्वारा चलाई जाती है। को एते द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम अधिनियम अधिनियमित 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 और आत्मार्पित करते हैं। ये जो शब्द जो यहाँ पर 3 शब्द आ रहे हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित शब्द आ रहे हैं, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका क्रम पूछा जाता कि कौन शब्द पहले आता, कौन सा इसमें अंत में आया हुआ, या उसको क्रम दे देंगे जी हाँ यानी इसका क्रम सही क्रम बताओ। तो सही क्रम ये है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी यहाँ पर प्रस्तावना। इस पर किसके लिए होती है, रिट के लिए होती है, रिट लेवल 2 SST के लिए, क्योंकि उसके संविधान में यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ये सिलेबस में प्रदान दे रखा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, जब भी आपको अगर आप संतुष्ट हो चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर कर दिया करो, और अपनी कमेंट भी लिखा करो कि यहाँ पर इसमें ये कमी होती है या भी आपने अच्छा काम किया, ताकि उससे हमारा भी मनोबल क्या हो, सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सके। ओके।